अच्छा गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग जो है ना मायस्क्वेल के बारे में सीखेंगे, समझेंगे, डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को जो है ना समझेंगे कि हमारे लिए डेटाबेस क्यों ज़रूरी है, डेटाबेस का क्या काम है और ये मैनेजमेंट सिस्टम, ये कंट्रोल सिस्टम हमारे डेटाबेस को कैसे जो है ना वो मैनेज करता है, ठीक है? और आप लोगों ने फोकस से देखना है, समझना है, ठीक है? तो ये मायस्क्वेल का इंट्रोडक्शन है और देखते हैं कि मायस्क्वेल हमारे पास ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या रोल अदा कर रहा है और हम इसको सीखते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन है, इस प्रेजेंटेशन की हेल्प से हम सीखते हैं और समझते हैं कि मायस्क्वेल क्या रोल अदा कर रहा है। और जब हम बात करते हैं, क्योंकि आपका लेक्चर जो आपका कोर्स का हिस्सा है वो हमारे पास मायस्क्वेल है और हम मायस्क्वेल ही पढ़ेंगे। तो ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। मैं आपको एक आसान तरकीब से बताता हूँ क्या सीन क्या है। सीन ये है कि देखो, जब आप ना कोई अलमारी है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ बार-बार। अलमारी है, अलमारी में आपके कपड़े होते हैं, किचन की ड्रॉअर है, उसमें आपके पास जो है ना जैसे कि जस्ट सपोज़ वो वाली ड्रॉअर जिसमें जो है ना मसाले ज़्यादा रखे हुए होते हैं, सही है? अब ये बात समझना कि हमारे जो घर में हमारी वालिदा होती हैं, वो एकदम निकाल लेती हैं और मैंने बहुत दफ़ा एक्सपीरियंस किया, जब मैं कोई चीज़ निकालने जाता हूँ ना, मुझे नहीं नज़र आती। मतलब मुझे नहीं मिलती, कुछ भी कर लो और वो एकदम निकाल देती हैं, ये लो, ये रही। एक रूटीन भी होती है और दूसरी चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ वो भी, जैसे कि अगर हम अलमारी के अंदर अपने कपड़े तह लगा के रखते हैं और सेक्शन वाइज़ रखते हैं और पता रखते हैं कि भई देखो, पीछे मेरी तमाम पैंट्स रखी हुई हैं, इस तरफ मेरी तमाम सलवार सूट रखे हुए हैं, इस तरफ मेरे नाइट ड्रेसेस रखे हुए हैं, इस तरफ मेरे फलाना कपड़े रखे हुए हैं, ठीक है? और अब क्या होता है कि जब मैं अपना डेटा बिल्कुल प्रॉपर अंदाज़ से रखता हूँ, तो अगर जस्ट सपोज़ लाइट गई हुई है, अंधेरा गुप हो रहा है, ठीक है? और आप आए अलमारी में कोई चीज़ निकालने के लिए, तो आपको जब डेटा रिट्रीव करना है, यानी कि डेटा क्या करना है? लेना है, डेटा गेट करना है, आपको आँखें बंद करके भी आप कर सकते हो, आपको पता है कि भई किस सेक्शन में क्या चीज़ रखी हुई है, आप प्रॉपर तरीके से निकाल सकते हो। और अगर वही चीज़ आप किचन के ड्रॉअर में देखो, अगर जो है ना हमारे पास प्रॉपर लेबलिंग के साथ बताया जाएगा, भई ऊपर जो है तमाम निहारी मसाले रखे हुए हैं, नीचे जो है ना तमाम गोश्त के आइटम रखे हुए हैं, गोश्त के मसाले रखे हुए हैं, नीचे बिरयानी मसाला रखे हुए हैं। इस तरह सीक्वेंस वाइज़ आपने कोई शेल्फ बनाया हुआ है, कोई याद दहानी बनाई हुई है और कोई बनाया हुआ है, तो इससे क्या होगा कि हमें कोई चीज़ निकालने में, रिट्रीव करने में क्या होगी? आसानी होगी। ऐसा ही सीन है ना? सही है? अब वही वाली बात सोचो कि अगर का बिल्कुल ऊपर-नीचे आपने ऐसे करके अपने अलमारी में कपड़े रखे हुए होते हैं, अक्सर और बेशतर ऐसे ही रखते हैं, मैं खुद ऐसे ही रख देता हूँ, फिट कर दिया, हो गया, बाहर से घंटी लगा दी, ठीक है? तो अब क्या होता है गाइस, आप कभी भी अपना डेटा जब रिट्रीव करना चाहते हो, तो बस मुश्किलात का सामना होता है और आपको कभी भी कोई भी चीज़ टाइम पे नहीं मिलती। और याद रखना, जब आपके यूज़र को कोई चीज़ टाइम पे नहीं मिलेगी, तो यूज़र आपकी वेबसाइट से फ़ौरन बाहर चला जाएगा। वो नहीं रुकेगा, क्योंकि इतनी सारी सर्विसेज़ हैं, इतने सारे कॉम्पिटिशन है, कोई बंदा अगर अच्छी सर्विस नहीं दे रहा होगा, टाइम पे, लंबा टाइम ले रहा होगा, लोड कर रहा होगा, आपका स्टोरेज जला रहा होगा, आपका पीसी का फैन वो हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, भाई इतना टाइम ले रहा है, तो भाई आपको समझ में आ रही है बात। सर कोई बात करनी है आपने? दानियाल? तो सिनेरियो ये हुआ कि हमें ये बात समझ में आ जाती है कि चीज़ों का सही वक़्त पे टाइम ना लिए बगैर हमें मिल जाना, हमारे डेटा का प्रोसेस होके उससे हम एक अच्छा क्या कहते हैं, बताता हूँ, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन या अच्छी इनसाइट निकाल सकें। भई इस डेटा से अच्छी इनसाइट निकालना हमारा असल मकसद है और हमें वो टाइम पे मिल जाए, प्रॉपर्ली मिल जाए, ये हमारा अहम और मुद्दा है, हमारा गोल है। बात हमें समझ में आई कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मायस्क्वेल क्या है? एक मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है भई, हम मायस्क्वेल पढ़ रहे हैं, स्क्रीन शेयर हो रही है? हमारे पास एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और जब हम बात करते हैं डेटाबेस की और डेटाबेस के बारे में आपसे पूछा जाता है कि भाई ये डेटाबेस क्या है और ये क्या रोल अदा कर रहा है, तो जरा डेफिनेशन पढ़ो डेटाबेस की क्या लिखी हुई है। एक्सिस्ड। हाँ भाई, a database is a collection of data stored in a format that can easily be accessed। यानी कि हमें यही बताया जा रहा है
कि आपको उस फॉर्मेट में डेटा रखना है, डेटा को उस हायरार्की में रखना है कि जब आप उस डेटा को अपनी क्यूरी के अकॉर्डिंगली, अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली एक्सेस करना चाहो तो उसमें कोई मसला नहीं आए। बस हमारे पास डेटाबेस ये है। यानी कि डेटाबेस में अब तुम लोग बताओ कि किस फॉर्मेट में हम डेटा रखते हैं कि हम इजीली तौर पे क्या कर लेते हैं, उसको एक्सेस कर लेते हैं। किस फॉर्मेट में रखते हैं? टेबल की फॉर्मेट में रखते हैं, रॉज और कॉलम की फॉर्मेट में रखते हैं, रॉज और कॉलम का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है भाई, जो जेसन था, जो एक्सएमएल था, ये हमारे पास डेटा को एक फॉर्मेट था, एक तरीके कार था जिससे हम एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में डेटा को ट्रांसफर, स्टोर करने के लिए यूज किया करते थे। लेकिन ये मैनेजमेंट सिस्टम जो है, ये बकायदा डेटाबेस है। क्या है ये? एक बकायदा डेटाबेस को मैनेज करने का सिस्टम बनाया गया है। जैसे कि मैंने बताया था, कई तरह के सिस्टम होते हैं जो बकायदा पूरा आपको रखना, उसमें से क्यूरी और क्यूरी के अकॉर्डिंगली आपका यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल के आपको देना। ठीक है, और हम जो है ना अपना तमाम डेटा इसमें रखेंगे और हम माइस्क्वेल को जो है ना पीएचपी में यूज करेंगे और अपना तमाम बैकएंड इसी से ही जो है ना वो कर रहे होंगे, मैनेज कर रहे होंगे। लेकिन आपको इसका समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेटाबेस से हमें क्या बात समझ में आई कि डेटा स्टोर्ड इन अ फॉर्मेट दैट कैन इजीली बी एक्सेस, कि इस फॉर्मेट में डेटा रखा हुआ हो कि आसानी से एक्सेस कर सको। गाइस, ये एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है और आपको पता है कि भाई आपने जो है ना यहाँ पे जब आए एडमिशन लेने के लिए, आप यूनिवर्सिटी जाते हो जस्ट सपोज, तो वहां पे हमारे पास क्या सीन होता है कि आपको बोला जाता है भाई इस कंप्यूटर में बैठ जाओ और अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दो। या आप कहीं भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हो तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है क्योंकि आप एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर उसको भर रहे होते हो। ऑनलाइन फॉर्म होता है, इंटरनेट की हेल्प से आप भर रहे होते हो, उसमें अपना नाम, एड्रेस, पता और तमाम चीजें डालते हो। तो गाइज अब मैं उसको एक्सेस करने वाला हूँ, वो डेटा मुझे रिट्रीव होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करता हूं कि मैं उस पूरे मुकम्मल डेटा को जो कि आपने सबमिट किया है उसको इस फॉर्मेट में सेव करता हूं। इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्मेट। क्या बोलते हैं इसको? टेबुलर फॉर्मेट। इस फॉर्मेट से आप बताओ मुझे कितनी आसानी हो जाएगी, है ना भाई, कि जितने लोगों ने उसको सबमिट किया, जितने लोगों ने उसको सेव करवाया, ठीक है भाई, नेम अलग सेक्शन में आ गया, अलग कॉलम में आ गया, एज अलग कॉलम में आ गई, जेंडर अलग कॉलम में आ गया। अब मैंने कहा भाई वो तमाम लाओ जो मेल हैं, या उन तमाम को उठा के लाओ जो कि फीमेल हैं। उनको लेके आओ, उनको एलिमिनेट कर दो, उनको डिलीट कर दो जिनकी एज 20 से बड़ी है। जैसे मेरा क्राइटेरिया नहीं है, अब आपको पता है कि रैंडम लोग सबमिट कर देते हैं। मेरा तो क्राइटेरिया कि भाई मैंने 20 से ऊपर के लोगों को लेना ही नहीं है, तो मैं उनको हटा सकता हूं। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ डेटा और मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो अपने को क्या कर रहा है। लेकिन अगर ये डेटा आपका जो है ना रैंडम और एक नोट पैड में रखा हुआ था सब मिक्स करके, और अब मैं ये चाहता या मेरी चाहते होती ये वाली, तो बताओ अब मैं क्या करता। अब उसके लिए मुझे मसला हो जाता, या हो सकता कोई हल हो, लेकिन एक बात कर रहे हैं। तो अब ये कलेक्शन ऑफ डेटा है और ये डेटा कलेक्शन जो है ये इस फॉर्मेट में सेव हुआ है कि हम इसमें से अपनी क्यूरी के अकॉर्डिंगली, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डेटा को इजीली तौर पे क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं या गेट कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्मेट। अच्छा भाई, आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद हमें पता लगी कि हमारे पास जो मैनेजमेंट सिस्टम है ये कैसे काम कर रहा होता है और ये क्या रोल अदा कर रहा होता है। अच्छा देखो, हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करता है ये हमें यहाँ पे बताया जा रहा है और हम समझते हैं कि हमारे पास क्या हायरार्की होती है या क्या तरकीब होती है। सही है भाई। अच्छा, जरा गौर से देखें अपनी स्क्रीन पे। यहाँ बोला गया है ये कि आपके पास एक कंप्यूटर है गाइस, और उस कंप्यूटर पे आपके पास वही वाला फॉर्म होगा जो आपने फिल किया है, और उस फॉर्म को आपने डेटाबेस में क्या किया, स्टोर किया। अब यहाँ पे हमारे पास सिनेरियो क्या है गाइस, कि हमें क्या बताया जा रहा है कि ये कैसे हो रहा है। और तो गाइस हमारे पास डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये डिफरेंस है कि एक मैनेजमेंट सिस्टम क्या कर रहा होगा। गाइस एक मैनेजमेंट सिस्टम आपकी चीजों को मैनेज कर रहा होता है, आपको हेल्प करता है तमाम मैनेजेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को मैनेज करना। यानी कि आपको पता है कि जो एक मैनेजर होगा वो उसकी, हम कहते हैं कि भाई मैनेजमेंट स्किल सीखो। आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, आपका कोई भी रोल हो, हमें चाहिए या मुझे चाहिए कि हम उनकी मैनेजेरियल स्किल्स को भी सीखें। कि जब एक हमारे पास बहुत
क्या कहते हैं, एकदम से कोई रश आ जाए या एकदम से कोई चीज डील करनी हो, एकदम से कोई चीज मामला तय करने हो, तो मेरे पास वो मैनेजेरियल स्किल भी होने चाहिए जिसको मैं हल कर सकूं, जिसकी हेल्प से मैं अपने आप को, अपने लोगों को, अपने माशरे को जो है ना सुधार सकूं। तो हम एक कंप्यूटर की हेल्प से डेटा करते हैं, डेटाबेस में सेव कराना चाहते हैं, तो पहले वो कहां से गुजरेगा? हाँ, डीबीएमएस से गुजरेगा ना। देखो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा मेरी बात समझना, देखो ये आपका कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर से पहले आपका डेटा जाएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे, ठीक है, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे जाएगा, डेटाबेस में सेव हो जाएगा। फिर आप अपने डेटा को देखना चाहते हो, शो करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, तो आपका डेटाबेस आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से आपके पीसी पे, आपके लैपटॉप पे आपका डेटा शो कराता है। यानी कि जब आप एक डेटाबेस में डेटा, हम बकायदा देखेंगे इसको, डेटाबेस में डेटा सेव कराएंगे, फिर मैंने कहा भाई डेटा शो कराओ, भाई ये नाम है, इसको डिलीट करना चाहता हूं, डिलीट पे क्लिक किया, वो डेटाबेस से भी डिलीट होगा और डेटाबेस से डायरेक्टली डिलीट होगा। जैसे ही रिफ्रेश करोगे आपके पेज से भी क्या हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला सिनेरियो है, हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस तरह काम कर रहा होता है। अच्छा भाई, हमारे पास कुछ पॉपुलर बहुत ही मजेदार डेटाबेसेस मौजूद है, इनके बारे में पता किया जाता है। आपको कम से कम 5 डेटाबेसेस के नाम आने चाहिए, पता होने चाहिए। सही है भाई, हमारे पास सबसे मशहूर जो हम यूज कर रहे हैं वो कौन है? ठीक है भाई, इसको माई सीक्वल, माई स्क्वल, नहीं नहीं, कोई सीक्वल बोलता है, कोई एसक्यूएल बोलता है, कोई एसक्यूएल बोलता है, जो आपकी मर्जी है, माई एसक्यूएल बोलो, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है भाई, एसक्यूएल सर्वर भी है, पोस्ट ग्री एसक्यूएल भी है, ओरेकल डेटाबेस बहुत पुराना और बहुत कदीम और जो है ना यूज होने वाला, आईबीएम, टेरा डेटा, amazon एरोरा। एरोरा मैंने कहीं फिल्म में सुना था, लड़की का नाम एरोरा। हमने वो फिल्म देखी थी ना उसकी। हाँ एक्सिस, एमएस एक्सिस, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट का एक्सिस है। आईबीएम भी डीबी2 डेटाबेस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये तमाम आपके डेटाबेसेस हैं। और ये डेटाबेस मोंगोडीबी क्यों नहीं, बताता हूँ। हमारे पास गाइस 2 तरह के डेटाबेसेस होते हैं, प्लीज जरा गौर से देखिएगा। हमारे पास 2 किस्म के डेटाबेस बताए गए हैं, एक हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस होता है और दूसरा हमारे पास नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है। जब भी कोई पूछे कि डेटाबेस कैसे काम करता है, तो आप बोलोगे कि भी आपका डेटा डेटा जो है वो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से गुजरता है, फिर वो डेटाबेस में जाके क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। हम क्यूरी लिखते हैं, हम कोई बात चाहते हैं, हम अपडेट चाहते हैं, हम रिप्लेसमेंट चाहते हैं, तो मैं डायरेक्ट डेटाबेस से रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं पहले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिक्वेस्ट करूंगा, वो उसको हैंडल करेगा और हैंडल करके मेरे आउटपुट, मुझे स्क्रीन पे मेरा आउटपुट दिखा रहा होगा। ये वाला सिनेरियो है। अच्छा भाई, जब रिलेशनल की बात करते हैं गाइस, तो आपको पता है कि मेरे पास यहाँ पे रिलेशनल से मुराद ये है कि रिलेशनशिप, यानी कि रिश्तेदारी, यानी कि कनेक्शन। ठीक है भाई, आपको पता है कि कोई भी एक इदारा है या कोई भी एक चीज है, वो अकेली नहीं है, वो तनहा नहीं है, उसके साथ बहुत सारे लोग, डिपेंडेंट लोग कनेक्टेड हैं। डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, लेकिन लोग तो कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो सिर्फ आप अपनी कहानी नहीं बताओगे, यही बोला गया है 3 खातून 3 कहानियां। ठीक है भाई, मतलब एक कनेक्शन बिल्ड हुआ हुआ है। आप लोगों ने सुना होगा रिसाला, ये बहुत पुराने जमाने का रिसाला था, और 3 खवातीन 3 कहानियां। तो गाइज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिलेशन डेटाबेस की, और हम रिलेशनल डेटाबेस पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्यूरी, आपके इंटरव्यू के लिहाज से। गाइज इसको फोकस से देखना, इसमें आपकी दिलचस्पी कम नहीं होनी चाहिए। ये इंटरेक्टिव स्लाइड जो बनती है ना गाइज, ये सिर्फ आप लोगों के लिए होती है, ताकि आप लोगों का ध्यान कहीं और ना जाए। इसके पीछे मेहनत लगती है, समझना बात को। कोई भी काम, हाँ, बनाने में, चोरी करने में, आपके लिए अच्छा माल निकाल के एक जगह रखने में, है ना। आप कुछ भी समझो, मैंने जब आपको बता दिया कि भाई मैं यहाँ पे किसी इंटरनेट से ले रहा हूं उसको, मैंने आपको ये नहीं बोला कि मैं नहीं ले रहा इंटरनेट से, मैं ले रहा हूं इंटरनेट से, लेकिन असल मुद्दा तो यही है ना कि आप लोगों को चीज समझ में आ जाए, बेशक वो इनसे चोरी की हुई हो। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना।
तो असल मुद्दा है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ठीक है। हाँ आप प्लीज, ठीक है ठीक है। अब जब हम बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस की, तो रिलेशनल डेटाबेस में हमारे पास गाइस क्या होता है कि हमारे पास वो डेटाबेस जिसमें हम रिलेशनशिप को कंसीडर करते हैं, यानी कि तो मैंने एक डेफिनेशन बता दी, लेकिन जब हमारे पास एक और एक से ज्यादा टेबल होते हैं और एक से ज्यादा हमारे पास मामलात होते हैं, यानी कि जो हमने पीछे टेबल क्रिएट किया इसमें सिर्फ यूजर की हम इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हैं, हमारे पास ये यूजर जो आ रहा है, ये अगर हम एक हॉस्पिटल की बात करें तो ऐसा रिकॉर्ड हम सेव कर रहे हैं पेशेंट का, इस तरह। अब एक और टेबल होगा जिसमें डॉक्टर का करेंगे, एक और होगा जिसमें हॉस्पिटल की इंफॉर्मेशन होगी, एक और होगा जिसमें हमारे पास कोई और डिपार्टमेंट और कोई और स्टाफ का होगा। तो क्या एक एक टेबल नहीं होगा, हमारे पास बहुत सारे, और देखो हर टेबल का कनेक्शन उससे होगा, यानी कि पेशेंट जो है, पेशेंट का जो कनेक्शन है, जो रिलेशनशिप है किसके साथ है, डॉक्टर के साथ। डॉक्टर का किसके साथ है, पेशेंट के साथ। डॉक्टर का जो रिलेशनशिप है वो हमने हॉस्पिटल का जो टेबल बनाया हुआ उसके साथ है, क्योंकि वहां पे वो एम्प्लॉयड है। स्टाफ जो है ना, वो स्टाफ जो है ना वो कनेक्टेड है पेशेंट के साथ भी, स्टाफ जो है वो कनेक्टेड है डॉक्टर के साथ भी, ठीक है। स्टाफ जो है वो हॉस्पिटल के साथ भी कनेक्टेड है, एक बात कर रहा हूं तो गाइस। हाँ, क्योंकि जो काम हो रहा है वो एक दूसरे के डिपेंडेंसी में हो रहा है ना, ठीक है। यानी कि जो काम हो रहा है वो एक दूसरे की डिपेंडेंसी में हो रहा है। अच्छा अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं बहुत बढ़िया। आप जरा मेरी बोर्ड बोर्ड पे देखें। अच्छा देखो, एक मेरे पास STUDENT स्टूडेंट का टेबल बना हुआ है, एक मेरे पास COURSE कोर्स का टेबल बना हुआ है, ठीक है भाई। एक मेरे पास जो है ना UNIVERSITY यूनिवर्सिटी का टेबल बना हुआ है, सही है भाई। एक मेरे पास जो है ना वो है टीचर का टेबल बना हुआ है, सही है भाई। अच्छा भाई, इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे सी क्लास का टेबल बना हुआ है, क्लास में कितनी चेयर्स हैं, सही है भाई। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अब आपको पता लगा कि गाइस हमारे पास, अब आप लोग देखना कि यहाँ पे हमारे पास रिलेशनशिप का मतलब ये है कि आपको पता है कि एक स्टूडेंट कई कोर्स ले सकता है, ठीक है भाई। एक यूनिवर्सिटी का एक एडमिशन लेगा, यानी कि यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पे एडमिशन लेगा, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा होगा, ठीक है भाई। अच्छा, एक कोर्स जो है वो एक टीचर पढ़ाएगा, सिंपल है, और वो टीचर कहीं ना कहीं क्लास में पढ़ा रहा होगा, वो क्लास की कनेक्शन होगी यूनिवर्सिटी के साथ। तो ये ओवरऑल गाइस ये आपस में जो रिलेशनशिप है और अलग अलग टेबल बन रहे हैं, ये टेबल का मकसद ही आपको बताना है कि ये एक रिलेशनल डेटाबेस आ जाता है। तो यहां पे बोला गया है कि रिलेशनल डेटाबेस इट कंटेन वन और मोर टेबल, नजीब, इट कंटेन वन और मोर टेबल। तुम दोनों ही जो है ना वही वो वाली खवातीन हो जो बातें कर रही हैं और तुम दोनों की दो कहानियां होंगी। देखो, यानी कि देखो फोकस काम है, मुझे कोई और काम करना होगा जिससे तुम लोगों का फोकस बढ़े। तुम लोग हुडी की तरफ मत जाओ, हुडी एक वक्ती चीज है गाइस, सर्दी खत्म हो गई आज से, हुडी काम नहीं आएगी। आपके काम का काम आएगा रिलेशनल डेटाबेस, मजाक नहीं कर रहा, ठीक है। इट कंटेन वन और मोर टेबल एंड इट इज दिस टेबल दैट स्टोर डेटा। सिंपली पुट आर रिलेशनल डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर टेबल। हम आसान करते हैं, जिसमें हमारा डेटा होगा, इस डेटा स्टोर करेंगे, लेकिन कलेक्शन ऑफ वन और मोर टेबल, बस कलेक्शन ऑफ वन और मोर टेबल। एक टेबल की बात की जा रही है, दूसरे टेबल की, तीसरे टेबल की आपस में कनेक्टेड हैं, तो वो डेटाबेस जो होगा वो रिलेशनल डेटाबेस कहलाएगा, ठीक है भाई। डेटाबेस हमारा एक सिंपल डेटाबेस है, टेबल की फॉर्मेट में, कॉलम और रॉस की फॉर्मेट में डेटा को स्टोर कराना। अगर एक से ज्यादा टेबल आ जाए तो वो क्या बनेगा, रिलेशनल डेटाबेस। अब हम जब रिलेशन, हाँ ये रिलेशनल डेटाबेस है, एग्जैक्टली आपने सही पहचाना कि ये एक रिलेशनल डेटाबेस है। मैं आपको ना एक और जगह एग्जांपल दिखाता हूँ गाइस।
बता रहा हूँ मैं, जरा ये एग्जाम्पल बताने आया था। देखो इसमें डेफिनेशन देखना डेटाबेस की, कि मैं चाह रहा हूँ कि आपको डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की डेफिनेशन और उसका मायने अच्छी तरह समझ में आ जाए। जरा डेफिनेशन पढ़ो कि क्या लिखा हुआ है। हाँ, मतलब वही वाली बात की जा रही है कि जब भी आप बात करोगे डेटाबेस की, तो डेटाबेस कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा, यानी कि आपका जो डेटा होगा वो रैंडम डेटा नहीं होगा, एक लॉजिकल रिलेटेड डेटा होगा। यानी कि अगर आपने यूजर की इंफॉर्मेशन ली है, तो यूजर का नाम, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, एक लॉजिकल रिलेटेड डेटा है कि हाँ यार ये हायरार्की है और ये एक कनेक्शन में है और ये कनेक्टेड डेटा है। तो एंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट, और जो फॉर्मेट होगा वो भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा, और वो फॉर्मेट हम टेबुलर फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। जब हम बात करते हैं डेटाबेस मॉडल की, तो मॉडल के अंदर हमारे पास हायरार्की डेटाबेस, नेटवर्क, रिलेशन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पे अभी आपको बताना चाह रहा हूं कि हम रिलेशनल डेटाबेस की बात कर रहे हैं, और रिलेशनल में हम MySQL पढ़ रहे हैं। बात समझ आई? रिलेशनल में क्या पढ़ रहे हैं हम? MySQL पढ़ रहे हैं। तो अभी अभी हमने वहां पे देखा कि डेटाबेस और डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस में क्या डिफरेंस है। हम NoSQL पे चलेंगे। पहले आपको डेटाबेस और RDBMS के बारे में बताऊं, क्योंकि इसके बारे में आपसे पता क्या आता है। नहीं गाइस, वो एक ही चीज है। आ देखो जरा, मैं भूल गया। अच्छा देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बोला गया है कि डेटाबेस डेटा इज कंटेन एज अ फाइल। गाइस आप लोगों ने फाइल सिस्टम देखा, आपने सुना नहीं है गाइस, ये आप मुझसे पूछा नहीं गाइस, कि जब तक डेटाबेस नहीं था या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं था, तो हमारा डेटा कैसे सेव हो रहा था या कैसे हो रहा होगा। हाँ, आप लोगों ने मुझे बताया था, उसको हमने क्या बोला था, नाम दिया था एक लेजर का। मैंने आपको लेजर के बारे में बताया था। लेजर एक बहुत बड़ा हमारे पास रजिस्टर होता है जिसमें हम डेटा सेव करते हैं। लेकिन वही वाली बात थी, वही वाले उसके नुकसान थे कि अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई क्या कहते हैं, आग लग गई या कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, प्लीज बातें नहीं करो, बातें नहीं करो। अगर तुम लोगों को मजा नहीं आ रहा तो उठ के बाहर चले जाओ, लेकिन समझो आपको क्या सीन है कि कोई आग लग जाती है, समंदर आ जाता है और जंग हो जाती है, ठीक है। यानी कि समंदर समंदर सैलाब आ जाता है। तो गाइस हमारे पास सीन क्या था कि वो अच्छा, अब कल किसी की पेशी है, कल उसको पेश होना है, आज जाके मैं कमरे में आग लगा दूं, तो अब क्या होगा, जो डेटा रखा हुआ था वो नहीं, बंदा क्यों मरेगा भाई, डेटा गया ना। तो अदालत किसको देखती है? अदालत डेटा को नहीं देखती भाई। अदालत का एक जुमला है, अदालत जो है ना वो सबूत देखती है, और सबूत जला दिए जाते हैं अगर वो लेजर की फॉर्मेट में हो। ठीक है, तो हमारे पास इससे पहले था, ये मैं विंडो ही करके आपको दिखाता हूँ गाइस, हमारे पास ये वाला सिनेरियो था, ये वाला सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं, फाइल सिस्टम। यानी कि हम फोल्डर और फाइल्स की सूरत में अपना डेटा कीप करते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, यानी कि आपका जो डेटा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात की जा रही है, तो यहां पे वो बोल रहा है कि आपका डेटा किस फॉर्मेट में सेव होगा, फाइल किस, देखो क्या बोला हुआ है, डेटा इज कंटेन्ड एज अ, हाँ अब हम इसको हायरार्की फॉर्मेट में रखते हैं कि एक फोल्डर, मेन फोल्डर में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। क्लास 1 में जाएंगे तो क्लास 1 के अंदर पेरेंट डेटा और स्टूडेंट डेटा और हॉस्पिटल डेटा और फलाना डेटा, उसमें जाएंगे तो उसका डेटा खुल जाएगा। यानी कि बकायदा पूरा हायरार्की डेटा में बना हुआ होता है डेटा हमारा। सही है, तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि डेटा इज स्टोर्ड इज आइदर इन हायरार्किकल फॉर्मेट और नेविगेशनल फॉर्मेट, यानी कि हम एक के अंदर एक डेटा जाके नेविगेट कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है गाइस कि अगर आपके पास कोई रिडंडेंट डेटा आ रहा है, कोई डुप्लीकेट डेटा आ रहा है, कोई ज्यादा डेटा, कम डेटा आ रहा है, आपने उसको नॉर्मलाइज करना है, और डुप्लीकेट नाम नहीं होना चाहिए, है ना, किसी ने। तो अगर इस तरह की आ रही है, तो वहां इस जगह पे फाइल सिस्टम पे हमारे पास डेटा को नॉर्मलाइज करना एक मुश्किल टारगेट था और पॉसिबल नहीं था। सही है भाई, देयर इज नो सिक्योरिटी फॉर डेटा इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
कोई सिक्योरिटी नहीं है। डज नॉट सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस यूज फॉर स्टोरिंग स्मॉल डेटा यूज फॉर स्मॉल बिजनेस। बस हम जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमारा डेटा जो है वो फाइल सिस्टम में सेव हो रहा है जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। हम रिडंडेंसी डेटा की खत्म करना मुश्किल हो जाता है, पॉसिबल नहीं होता। हमारे पास स्मॉल डेटा, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन अपना डेटा सेव कराना चाहती है तो हम यहाँ पे, लेकिन जब हम बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तो अब हमारे पास टेबल फॉर्मेट आ गया, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ गया है और वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट टेबलर फॉर्मेट है। द टेबल हैव आइडेंटिफायर कॉल्ड एज प्राइमरी की। कोई यूनिक डेटा है, स्टूडेंट आईडी है जो कि सबकी यूनिक होनी चाहिए, तो वहां पे हमारे पास डेटा को यूनिकनेस दिखाने के लिए प्राइमरी कीज मौजूद हैं, फॉरेन कीज मौजूद हैं, कनेक्शन बिल्ड करने के लिए फॉरेन कीज मौजूद हैं। लेकिन फाइल सिस्टम में हमें बकायदा पूरा हायरार्की बनानी पड़ती थी, बकायदा स्टेप बाय स्टेप चीजों को रखना पड़ता था। एक के अंदर जाओगे तो दूसरा, दूसरे के अंदर जाओगे तो तीसरा, तीसरे में मजीद और फोल्डर से फोल्डर्स, मतलब फोल्डर इन अ फोल्डर, फोल्डर इन अ फोल्डर। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस और क्या कहते हैं, मतलब यानी कहने का मकसद ये है कि हमारे पास सेंट्रल सेंट्रल डेटाबेस, सेंट्रल सेंट्रल है सारा काम, और आपने जो फाइल सिस्टम में रखा हुआ है वो आपका सारा काम सेंट्रल सर्वर पे होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि उसका सीन अलग है, उसका सीन अलग है, उसका सीन अलग है, उसका सीन अलग है, चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे इसको ये मैनेज कर सकता है। इससे ज्यादा नहीं देखेंगे हम, और हम फौरन आ जाएंगे कि अपने इसके ऊपर, और देखेंगे कि अब इनमें क्या डिफरेंस है। हम नो सीक्वल की बात करते हैं, नो एसक्यूएल की बात करते हैं, तो हमें क्या बताया जाता है। रिलेशनल डेटाबेस की एग्जांपल बहुत ही बढ़िया दी हुई है जो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि भाई एक स्टूडेंट है, एक कोर्स है, और हमने एक टेबल बनाया स्टूडेंट कोर्स के नाम से जिसमें हमने अब देखो यहाँ पे क्या सिनेरियो है। किसको समझ में आई ये बात? हाँ बताओ क्या समझ में आया। सनी क्या बोल रहा है? बताओ। जैसे एक स्टूडेंट है, सही है। कोर्स भी उसने बना लिया है एसक्यूएल सर्वर, उसके बाद दूसरी बार दोबारा सेम है, उसने कोर्स दूसरा कोर्स लिया है, उसके बाद दोबारा सेम है, फिर उसने तीसरा कोर्स लिया है। एक बंदे ने 3 कोर्स लिए और तीनों वो अच्छा एक बंदे ने 3 कोर्स लिए, फिर उसके बाद आया हमारे मेरे 3 कोर्स लिए, 3 कोर्स के नाम अच्छा मेरी बात सुनो, देखो देखो, एक हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं और हमारे पास यहाँ पे 5 कोर्सेज हैं। सही है, आपको पता है कि एक कोर्स, एक स्टूडेंट कई कोर्स ले सकता है, ऐसा ही है ना। तो अब यहाँ पे बताया गया कि भाई आपने इस, जैसे तुम लोगों ना, तुम एक इंडिविजुअल उसने कितने कोर्सेज उठाए हुए यूनिवर्सिटी में, हम क्या करते हैं कोई भी कोर्स उठा सकते हैं। कोई मेरा पिछला का कोर्स भी होता है और मैं अगला कोर्स भी लेके चल रहा होता हूँ, है ना, ऐसा होता है। तो अब यहाँ पे बताया गया कि हमने एक टेबल बनाया स्टूडेंट कोर्स के नाम से जिसमें तमाम डिटेल मौजूद होगी स्टूडेंट से रिलेटेड और उसके कोर्स से रिलेटेड। यानी कि हमारे पास वन, ये हमारे पास यूनिक आईडी है, प्राइमरी की है स्टूडेंट आईडी, जो कि कहां से आ रही है, स्टूडेंट के टेबल से आ रही है। कहां से आ रही है? हाँ, अब जब भी मैं वन को टारगेट करूंगा तो वन का मतलब है कि मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ, सैम को। वन ने वन, यानी कि ये कोर्स आईडी प्राइमरी की किसकी है, कोर्सेज की। तो वन का मतलब है कि सैम ने वन वाला कोर्स लिया हुआ है, यानी कि एसक्यूएल सर्वर उठाया हुआ है। फिर सैम ने टू, टू का मतलब है ASP.NET भी लिया हुआ है, और सैम ने थ्री लिया हुआ है यानी कि MongoDB लिया हुआ है। बात समझ आ रही है? फिर हम टू की बात करें, टू मैरी है, तो मैरी ने थ्री कोर्स लिया हुआ है यानी कि MongoDB, और मैरी ने यहाँ पे जावा लिया हुआ है। बात समझ आ रही है? तो ये एक रिलेशनल डेटाबेस का है कि इसमें आपको एक नई टेबल से एक नई आपने चीजें निकाली। तो बात समझ आई कि हमें ये बात पता लगी कि किस किसने कौन कौन से कोर्सेज लिए हुए हैं। तो समझना बात। तो रिलेशनल की बात की जाती है तो हमारे पास यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस, अब मैंने देखो मेरी यही क्यूरी है कि भाई उन लोगों को लेकर आओ जिनका नाम ए से शुरू हो रहा है, उन लोगों को लेकर आओ जिनका नाम ए से शुरू हो रहा है, उन लोगों को लेकर आओ जो डुप्लीकेट हैं। ठीक है भाई, उन लोगों को लेकर आओ जिनकी एज 18 से बड़ी है। ये मेरी क्यूरीज हैं,
जो मैं अपने रिलेशनल डेटाबेस पे टेबल में लगाना चाहता हूं, जो कि फाइल पे लगाना मुश्किल था, आपको ढूंढना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे उसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे एसक्यूएल यूज करते हैं, और एसक्यूएल मेरी स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है, और ये वो लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से मैं अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो टेबल बनाए हुए होंगे उनसे रिलेटेड क्यूरीज को पूछूंगा, और वो क्यूरीज हेल्प सॉल्व कर दी जाएंगी। यानी कि जैसे कि हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी, हम जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, और जावास्क्रिप्ट में हम कोई लॉजिक लिखते हैं, तो लॉजिक अपना काम करती है, प्रॉब्लम सॉल्व करती है जिस प्रॉब्लम के लिए हमने लॉजिक लिखी हुई होती है। ऐसा ही है ना गाइस। अब हम यहाँ पे हमने बोला कि भाई देखो मैंने ये बनाया, और मैंने बोला भाई देखो स्टूडेंट आईडी 1, क्योंकि 1 के अलावा कोई और नहीं होगा, यूनिक है, इसके जितने भी कोर्सेज हैं मुझे लेके आओ। तो वो मुझे टेबल के अंदर सिर्फ 1 और 1 ने जितने कोर्सेज उठाए हुए हैं वो दिखा देगा। बात समझ आई? मेरे पास टोटल कितने स्टूडेंट हैं, मेरे पास कितने स्टूडेंट हैं जो इस कोर्स में एनरोल हैं, बताओ भाई। अगर मैं बोलूं कि ASP.NET में कौन कौन एनरोल है, तो मेरे पास वो स्टूडेंट उठ जाने चाहिए। अब ये जो मैं काम मैं बोल रहा हूं ना गाइस, ये बोल रहा हूं, ये काम कैसे होगा, कौन करेगा, मैं कैसे कोड लिखूंगा, आउटपुट कैसे आएगा? तो गाइस जो हम लैंग्वेज लिखेंगे और लैंग्वेज लिख रहे होंगे वो हमारी कौन सी लैंग्वेज होगी? क्यूरी लैंग्वेज। नहीं, SQL, यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। यानी कि जब हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करेंगे तो RDBMS क्या इस्तेमाल करता है? SQL इस्तेमाल करता है, और SQL मेरे पास क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। क्या है? अब समझना कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS और SQL क्या है। बात समझ आ रही है? SQL हमारे पास एक क्यूरी लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज है, एक जबान है जिसकी हेल्प लेंगे हम अपनी जो है ना। और स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि आपको पता है कि आपका डेटा जो है स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजरल फॉर्मेट में है। समझ आ रही है बात? लेकिन अभी हमें सिर्फ रिलेशनल के बारे में नो सीक्वल के ऊपर आएंगे, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। आएंगे आएंगे, नो सीक्वल रह गया हमारा ना। तो अब हमें बात समझ में आई भाई, देखो जो मैंने पीछे अपना काम करा था पीछे, वो डेटाबेस से क्या हो गया है? RDBMS हो गया है। ये देखो मैंने ये सिखाया था आपको, प्लीज गाइस जरा गौर से देखें, प्लीज प्लीज। ये कंप्यूटर में हम अपना डेटाबेस में डेटा सेव कराना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया था बीच में कौन होता है? DBMS होता है। लेकिन हमने कहा अभी हम DBMS इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम यहाँ पे वही वाला काम होगा, लेकिन अब हमारे पास पिक्चर चेंज हो जाएगी, और पिक्चर कुछ इस तरह की हो जाएगी कि अब हम यहाँ पे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ अब हम इस्तेमाल करेंगे RDBMS। अब बीच में कौन खड़ा हुआ है? हाँ, और वो जो आप कोई काम करवाना चाहते हो वो आप किस लैंग्वेज से करोगे? SQL से। और आपका डेटाबेस भी क्या कहलाएगा? नहीं, हाँ, अब आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी रिलेशनल हो जाएगा, और जिस डेटाबेस से आप कनेक्शन बिल्ड करना चाह रहे हो वो भी क्या हो जाएगा? रिलेशनल। और क्यूरी लिखने के लिए, बात करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए आपके पास एक लैंग्वेज दी गई है, उसका नाम क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। अब आप कोई पूछे SQL क्या है, तो ये एक स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है। अच्छा भाई, इतना काम करने के बाद और अब हम आ जाएंगे किसके पास? हाँ भाई, जब हम नो SQL की बात करते हैं या नो सीक्वल की बात करते हैं, तो आपको समझ में आ रहा है कि SQL जो है वो स्ट्रक्चर्ड है, टेबुलर फॉर्मेट है, तो जाहिर सी बात है जो नो सीक्वल होगा वो क्या होगा? टेबल के बगैर, स्ट्रक्चर के बगैर, हायरार्की फैला हुआ नहीं, फैला हुआ नहीं, रायते की तरह फैला हुआ, जो कि आजकल नौजवानों की जिंदगी हो गई है। तो नो SQL जो है, नो SQL इज अ नॉट अ टेबल बेस्ड डेटाबेस। नो SQL डेटाबेस आर डॉक्यूमेंट बेस्ड, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है वो MongoDB है, और MongoDB हमारे पास जो है वो एक नो SQL डेटाबेस है। क्या है? अब है सर इसका नाम बहुत सुना है। कैसेंड्रा, कैसेंड्रा, रेडिस। नहीं नहीं, अच्छा भाई देखें, हमारे पास दो किस्म के डेटाबेस थे, आपको रिलेशनल समझ में आ गया है। अब हम नो SQL समझ रहे हैं। तो नो SQL में कुछ ऐसी खास बात नहीं है भाई, नो SQL बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कोई नहीं बोल रहा।
और इसकी अपने मामलात है, आप जाके इनका डिफरेंस देखना, इनके डिफरेंस को समझना। और मैं आपको मैं बताता हूँ, स्लाइड में होगा लाजमी तौर पे। और हम जो फुल स्टैक मर्न डेवलपर सीखते हैं, मर्न, तो उसमें मर्न में जो एम आता है वो हमारे पास कौन होता है? मोंगोडीबी होता है। और आपको पता है कि आजकल ट्रेंडिंग पे चल रहा है, तो ऐसी कोई खास बात तो होगी इस डेटाबेस में, मुझे नहीं पता, खुद जाके पढ़ के आओ। इतना पढ़ा रहा हूँ, काफी नहीं है क्या? 8,000 रुपये होगा, 100 रुपये रहेगा, 100 रुपये का पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। अब 100 रुपये में इतना ही आता है, वो सुना नहीं कि भाई इसमें इतना ही होगा। अच्छा देखो गाइस, देखो देखो, अब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है, बताऊंगा बताऊंगा लाजमी बताऊंगा। तरकीब से मैं हमेशा कोई काम करता हूँ, तरकीब से करने का मतलब ये है गाइस कि ना हमारे माइंड के स्टेजेस हैं, हम अल्लाह ताला ने भी हमें स्टेजेस में चला रहा है ना। मैं फौरन बुढ़ापे में नहीं जा रहा, ठीक है, मैं फौरन मैच्योरिटी पे नहीं आ रहा। तो हमें ये बात समझनी गाइस, अल्लाह ताला के कानून को अगर हम वो कर लेते हैं ना, समझ लेते हैं, तो बहुत आसानी हो जाती है गाइस। कहने का मुद्दा क्या है कि इंसान के ना, वो आपने पढ़ोगे 7, नहीं नहीं नहीं, 7 स्टेजेस ऑफ मैन लाइफ। प्लीज, जब मैं बात करूंगा तो कोई बात नहीं करेगा, ये बात दिमाग में रख लो। जब मैं बात करूं तो कोई बात नहीं करेगा। हम अपने टीचर्स, यूनिवर्सिटी के टीचर्स के साथ बहुत जो है ना मजाक मस्ती सब करते हैं, बातचीत सब करते हैं, लेकिन ये वाली बात है कि देखो, जब उसने बोलना शुरू किया ना, उस टीचर ने, तो हम खामोश हो गए। ये टीचर का एहतराम होता है, सही है, और ये बहुत जरूरी है। जब उसने बोल दिया नहीं बात करनी, तो आप बोलो सर, सर कटा देंगे, लेकिन बात नहीं करेंगे। होने तो रिकॉर्ड, तुम लोगों के लिए तो बोल रहा हूँ मैं, ये खास तौर पे जो है ना, मैं बोल रहा हूँ। तो गाइस एक बात याद रखना, हम कोई भी चीज सीख रहे हैं और वो सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग, हम लोग जज्बाती हो जाते हैं और उसका सबसे लास्ट स्टेज सीखना चाहते हैं, हम फौरन लास्ट स्टेज पे आ जाएं। यानी कि अगर हमने अपना जैसे कि भी मैंने कहा भी मेरा बैंक बैलेंस मुझे, तो हम डायरेक्ट 2 करोड़ पे आ जाएंगे। 2 करोड़ नहीं, आप पहले 1 लाख रुपए, फिर 2 लाख रुपए, फिर 3 लाख रुपए, फिर 4 लाख, ऐसे करके मेंटेन करो, तो ये बेहतर होता है। और वो बंदा जो डायरेक्टली, देखो ये ना लक की बात भी होती है, देखो अब अल्लाह ताला किसका लक खोल दे वो हमें नहीं पता, कि कोई जा रहा हो बंदा, उसको 2 करोड़ मिल जाए, तो देखो वो अलग सीन है, ठीक है। लेकिन जो बंदा फ्रॉम 0 to 100 जाता है, वो आप उस बंदे को जाके देखना, कोई आपके कोई इर्द गिर्द आके बंदा हो ना गाइस,